कि डॉक्टर पंकज सर, आप सिर्फ एक डॉक्टर नहीं हो, आप एक पूरा आंदोलन हो जो मेडिकल साइंस को ये याद दिला रहा है कि हमारा शरीर हमको खुद को ठीक कर सकता है। बिल्कुल 100% सत्य बात है। ये बॉडी हील्स इटसेल्फ। अच्छा, लाइफस्टाइल के कारण कौन कौन सी अभी जैसे बीमारी हो रही है? कॉन्स्टिपेशन से लेके कैंसर तक जितनी भी क्रोनिक बीमारियां हैं, ये सारी की सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं जिनका सीधा संबंध हमारी फॉल्टी फूड हैबिट, फॉल्टी लाइफस्टाइल, परसिस्टेंट स्ट्रेस और पॉल्यूशन है। तो मेडिकल साइंस में पढ़ाई क्यों नहीं जाता है सर? तो आपने कभी ये सवाल रेज करने की कोशिश करी? मैं ये सवाल रेज करने आया हूँ कि गलत तरीके से जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जिनका रिलेशन हमारे फॉल्टी फूड हैबिट से है, जिनका हमारे फॉल्टी लाइफस्टाइल से है, जिनका परसिस्टेंट स्ट्रेस और पॉल्यूशन से है, ये बीमारियां जिनके होने के पीछे ये 4 कारण हैं, उनका इलाज हम केमिकल ड्रग से कैसे कर सकते हैं? हम जैसे डॉक्टर्स को कभी भी मेडिकल कॉलेज में फूड के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। डॉक्टर्स हमारे वही करते हैं जिनको मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, बट उसके ऊपर जो हमारी मेडिकल साइंस, पूरा जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनका कब्जा है। उनका कब्जा है? पूरी तरह से उनका कब्जा है। हमें डॉक्टर पंकज सर, जी आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर सर। जी, मैं बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहा हूँ आपसे मिलने के, क्योंकि मेरा आपसे मिलने का बहुत मन था। थैंक यू सो मच। और मैं देखिए कितना दूर लखनऊ से चल के बेंगलोर आया। मैं आपसे तो दिल्ली और गुरुग्राम में भी मिल सकता था, तो मेरा एक्साइटमेंट आप समझ सकते हैं। राधा रानी की कृपा सर। पंकज सर, आपसे बात करने से पहले मैं एक 2-4 लाइनें बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर पंकज सर, आप सिर्फ एक डॉक्टर नहीं हो, आप एक पूरा आंदोलन हो जी। जो मेडिकल साइंस को ये याद दिला रहा है कि हमारा शरीर हमको खुद को ठीक कर सकता है। कितनी सत्य बात है सर और कितनी असत्य बात है। यहीं से शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की। बिल्कुल 100% सत्य बात है। ये बॉडी हील्स इटसेल्फ। इवन दुनिया में जितने डॉक्टर्स हैं वो भी इसको जानते हैं, सभी मानते भी हैं और अपने ऊपर फॉलो भी करते हैं। लेकिन जब पेशेंट्स की बात आती है तो वहाँ पे सिर्फ वो जो केमिकल ड्रग्स हैं, और कभी भी हमारी जो केमिकल ड्रग्स हैं वो लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनको मैनेज, सिम्टोमेटिकली मैनेज कर सकती हैं, लेकिन उनको कभी भी रिवर्स नहीं कर सकती हैं। जैसे जॉइंट पेन कंडीशंस हैं, उसमें डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, तो दवा कभी भी उसको डिफ़ॉर्मिटीज़ को करेक्ट नहीं कर सकती, उसको रिवर्स नहीं कर सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया के जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो दवाइयों से उसको उसका प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और केवल सिम्प्टोमेटिक रिलीफ़ पेशेंट को मिलता है। किसी भी तरह का इलाज हो, ज़्यादातर यही देखा जाता है कि मतलब कोई आपको कुछ दर्द हुआ तो उसकी दवाई दे दी, वही ठीक होगा। नहीं, वो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ़ होता है ना, जितनी देर पेन किलर का प्रभाव रहता है, जब पेन किलर काम करना बंद कर देता है, तो साथ में एडिशनल जैसे कुछ स्टेरॉइड्स भी दे दिए जाते हैं, बट दैट इज़ ऑल पैलिएटिव ट्रीटमेंट। उससे बीमारी का जो रूट कॉज़ है, वो एड्रेस नहीं होता है। तो मेडिकल साइंस में पढ़ाई क्यों नहीं जाता है सर? मतलब आपने तो डॉक्टरी की पूरी पढ़ाई करी आपने, इतने साल लगाए हैं, तो आपने कभी ये सवाल रेज़ करने की कोशिश करी? नहीं, नहीं, मैंने सवाल रेज़ किया है, बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे रेज़ किया है। आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि मैंने सवाल रेज़ नहीं किया है। सवाल रेज़ नहीं करता तो आज मैं आपके सामने क्यों होता? मैं ये सवाल रेज़ करने आया हूँ कि गलत तरीके से जो लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स का मतलब है जिनका रिलेशन हमारे फॉल्टी फूड हैबिट से है, जिनका हमारे फॉल्टी लाइफ़स्टाइल से है, जिनका पर्सिस्टेंट स्ट्रेस और पॉल्यूशन से है। तो ये बीमारियाँ जिनके होने के पीछे ये 4 कारण हैं, उनका इलाज हम केमिकल ड्रग से कैसे कर सकते हैं? भई, जो बीमारी जिस रास्ते से आई है, उसी रास्ते से हम उसको रिवर्स कर सकते हैं ना। केमिकल ड्रग्स तो केवल उसको एक सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देंगी, जितनी देर उसका असर रहेगा, उतनी देर पेशेंट को एक फीलिंग ऑफ गुडनेस और फीलिंग ऑफ वेल-बीइंग आएगी। इसके बाद फिर से उसको दवाई खानी पड़ेगी। जब बीमारी फिर से बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी, तो उसको और सारी ड्रग्स देनी पड़ेंगी। तो ये एक विशियस साइकिल चलता रहता है। पेशेंट क्यों लेता है कि उसको दवाई खाना है आसान रहता है। और पेशेंट क्यों लेता है, ये सबसे बड़ी बात है ना कि पेशेंट क्यों लेता है? क्योंकि डॉक्टर्स को, हम जैसे डॉक्टर्स को कभी भी मेडिकल कॉलेज में फूड के बारे में, लाइफ़स्टाइल के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। हमको पढ़ाया जाता है फिज़ियोलॉजी पढ़ाई जाती है, फिर पैथोलॉजी पढ़ाई जाती है, फिर जो जितने भी बीमारियाँ हैं, उनका दवाइयों से ट्रीटमेंट। तो हमारी कोई गलती नहीं है। डॉक्टर्स हमारे वही करते हैं जिनको मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाता है। बट उसके ऊपर जो हमारी मेडिकल साइंस, पूरा जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, उनका कब्ज़ा है। उनका कब्जा है? बिल्कुल, पूरी तरह से उनका कब्ज़ा है। हमें नई दिशा में सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता है। पूरे मेडिकल कॉलेज के सिलेबस को आप उठा के देख लीजिए कि कहीं भी लाइफ़स्टाइल रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं, पहली बात तो उनकी इटियोलॉजी मीन्स उनके होने का कारण अननोन होता है, नंबर 1।
फिर दूसरे जो उनका जिस तरह से ट्रीटमेंट हो सकता है वो नहीं बताया जाता, उनका ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन होता है। जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात कर रहे हैं अपन अपन बात करेंगे जॉइंट रिप्लेसमेंट की, बट मैं थोड़ा सा इस पॉडकास्ट में कुछ बातें अलग लेके फिर देन जॉइंट रिप्लेसमेंट पे जाएंगे अपन, जॉइंट पे जो पेन होता है उस पे जाएंगे। बट जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, वो भी एक ऐसी लाइफस्टाइल डिजीज के कारण होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून का मतलब जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है, वो हमारी ही हेल्दी सेल्स के ऊपर जॉइंट सेल्स पे अटैक करने लगता है, उसको डैमेज करता है, इन्फ्लेमेशन। तो उसके पीछे जो कारण है मेनली है कि हमारे कुछ फूड एलर्जेंस होते हैं, हमारी फॉल्टी फूड हैबिट्स होती हैं, फॉल्टी लाइफ़स्टाइल होती हैं। इनके कारण हमारे बॉडी में जो सेलुलर इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, जब सेलुलर इन्फ्लेमेशन एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाता है, मतलब बॉडी की टॉलरेंस को क्रॉस कर जाता है, तो उस रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो इनएक्टिव जीन्स हमारे जीन पूल में पड़े होते हैं, वो एक्टिव होके हमें एक्टिव डिज़ीज़ देते हैं। तो उसका सिंपल सा है, जो हमारी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाती है, अगर हम उस डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म को करेक्ट कर दें, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत आसानी से रिवर्स हो जाता है। ठीक हो सकता है, बट जितने भी डॉक्टर बोलते हैं सब मतलब ये तो बैड लक है। मैंने क्या बताया? मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है, डॉक्टर्स वही तो बोलेंगे ना। हमारी किताबों में लिखा है कि ये रिवर्स नहीं हो सकता है, लेकिन आधी सच्चाई है। रिवर्स नहीं हो सकता है, दवाइयों से रिवर्स नहीं हो सकता है। इसको ऐसे कहें ना कि जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई भी लाइफ़स्टाइल बीमारी है, वो दवाइयों से रिवर्स ठीक नहीं हो सकती है। लेकिन वो लाइफ़स्टाइल को ठीक करके, मेटाबॉलिज़्म को ठीक करके, फूड को ठीक करके उसको पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है। अच्छा, लाइफस्टाइल के कारण मतलब जो भी जो फूड हैबिट के कारण कौन कौन सी अभी जैसे बीमारी हो रही है मतलब। जैसे हमारी जो कॉन्स्टिपेशन से लेके कैंसर तक, जितनी भी हमारी बीमारियां हैं, चाहे हमारी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हों, चाहे हमारे क्रोनिक लिवर डिसऑर्डर्स हों, ओबेसिटी हो, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, या हमारे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हों, ठीक है? जितनी भी क्रोनिक बीमारियां हैं, ये सारी की सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं। जितनी हमारी इम्यून सिस्टम की बीमारियां हैं, एलर्जिक डिसऑर्डर्स हैं, जॉइंट पेन डिसऑर्डर्स हैं, ये सारी की सारी बीमारियाँ हमारी लाइफ़स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, जिनका सीधा संबंध हमारी फॉल्टी फूड हैबिट, फॉल्टी लाइफ़स्टाइल, पर्सिस्टेंट स्ट्रेस और पॉल्यूशन है, एंड टू सर्टेन एक्सटेंट एनवायरनमेंटल फैक्टर्स भी काफ़ी हद तक इनको इम्पैक्ट देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा पहले चलते हैं, शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी की। आपने इतनी पढ़ाई वढ़ाई कर ली, पर आपको कब लगा कि होलिस्टिक हेल्थ और लाइफस्टाइल हीलिंग की तरफ रुझान आपका जाना चाहिए? देखिए, जब मैं मेडिकल कॉलेज में आया तो मैं बहुत बीमार रहता था। मुझे क्रोनिक कोलाइटिस थी, मेरे जॉइंट पेन्स हो गए थे, स्किन रैशेज़ हो गए थे, और मेरा शरीर ऐसा था, मेरे मामा जी कहते थे हाथ-पाँव सट गया, पेट मट गया। मतलब इतना मैं लीन एंड थिन था कि मेरा जो पेट था वो पॉट बेलिड था और हाथ-पाँव बिल्कुल दुबले-पतले थे। तो मुझे बहुत ख़राब लगता था, वो कहते थे हाथ-पाँव सट गया, पेट मट गया। तो अंदर से कहीं न कहीं था, लेकिन जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया तो मुझे लगा कि अब मैं आई एम एट द राइट प्लेस। मुझे लगा अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। मुझे ये सारी बीमारी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही नामी-गिरामी प्रोफ़ेसर्स थे। लेकिन अनफ़ॉर्च्युनेटली मैं जितने भी प्रोफ़ेसर्स के पास गया, मुझे केवल कुछ दिन के लिए सिम्प्टोमेटिक रिलीफ़ मिली। जैसे ही मैं दवाइयाँ छोड़ देता था, मेरी परेशानियाँ और बढ़ जाती थी, मैं और बीमार पड़ जाता था। तो मैं फ्रस्ट्रेट होके मैंने अपनी मेडिकल साइंस को छोड़ दिया। जब मैं अपने घर गया, तो वहाँ पे मैंने अपने नाना जी की गाइडेंस में, उनको फूड और लाइफ़स्टाइल के बारे में बहुत ज्ञान था। हालाँकि वो एक रिनाउंड कॉलेज के प्रिंसिपल थे, लेकिन उन्होंने फूड और लाइफ़स्टाइल के बारे में बहुत, उनका रिसर्च था, पढ़ाई था। तो मैं उनके अंडर में गया, उन्होंने मेरा फूड ठीक करवाया, उन्होंने लाइफ़स्टाइल ठीक करवाया, उन्होंने मेरी नींद ठीक करवाई, उन्होंने मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक करवाया। और जैसे ही ये चीज़ें उन्होंने मेरी ठीक करवाई, मैंने देखा कि 24 से 25 दिन में 85% तक मेरी बीमारियाँ ठीक हो गई। तो मुझे लगा, अरे! हमारी बीमारियों का इलाज तो हमारा फूड है, हमारी बीमारियों का इलाज तो हमारा लाइफ़स्टाइल है। और अनफॉर्चुनेटली मैं इतना डिप्रेस था कि मेडिकल कॉलेज में किसी भी डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बताया कि तुम अपना फूड सुधारो। किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि तुम अपनी स्लीप सुधारो। किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि तुम अपना स्ट्रेस कम करने पे काम करो। सभी डॉक्टर्स ने मुझे केवल प्रिस्क्रिप्शन दिए, केवल प्रिस्क्रिप्शंस दिए। जब मैं परेशान हो गया, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ में एक बहुत ही इंटरनेशनली रिनाउंड प्रोफ़ेसर थे, प्रोफ़ेसर चंद्रा, मैं उनको दिखाने गया। मैं सुबह 8 बजे लाइन में लगा, शाम को साढ़े 5 बजे मेरा नंबर आया, और मैंने एक शब्द भी बोलना शुरू नहीं किया कि उनका प्रिस्क्रिप्शन पूरा हो गया। और वही उन्होंने दवाइयाँ लिखी, जो मैं पहले 15 प्रिस्क्रिप्शंस में ले ले चुका था। तो मैं उसको देख के निराश हो गया। मुझे लगा कि अब हमारी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मैंने मेडिकल साइंस को छोड़ के घर आ गया। फिर जब मैं ठीक हो गया, जब मैं उस टेंडर एज में, जब मुझे पता चला कि मेरी बीमारी का कारण क्या है,
उसी टेंडर एज में जब मुझे पता चला कि मेरी बीमारी का ये इलाज है, उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई तो पूरी करूँगा, लेकिन जीवन में कभी भी एलोपैथिक प्रैक्टिस नहीं करूँगा। एंड फ्रॉम द डे 1 टिल डेट, एक 23 साल मुझे हो गए हैं प्रैक्टिस में, मैंने एक भी एलोपैथिक प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखा अपनी लाइफ में। मैं मेडिकल कॉलेज से पास आउट होने के बाद डे 1 से लोगों को लाइफ़स्टाइल सुधारने की सलाह देता हूँ। उनकी गंभीर बीमारियों को, उनकी मेटाबॉलिज्म करेक्ट करके ठीक करता हूँ, और ये मिशन मेरा जारी रहेगा, और हो सकता है कि आगे आने वाले सालों में मैं ये पूरा अपना जो मैसेज है पूरी दुनिया के डॉक्टरों को दे सकूँ। सर ये तो बहुत बिग स्टेटमेंट दे दिया आप मेरे को। देखो मेरे को गूज़बम्प आ गए यहाँ पे, पूरा एकदम ऐसे बात लग रहा है कि मेरे को ये हो क्या रहा है। क्योंकि इतनी बार जब भी डॉक्टर के जाते हैं वो सभी ये दवाई 3-4 दवाई लिखते हैं। और मैंने ये सवाल एक पॉडकास्ट में किया था कि जैसे मान लो कि अगर आपको बुखार आ गया, 140 करोड़ लोग हैं, बुखार आता है ना, आप नॉर्थ इंडिया में ऊपर से लेकर नीचे तक जाओगे ना, 4-5 मेडिसिन ही है जो सबको काम करती है। पैरासिटामोल हो गई, डोलो हो गई, कॉम्बिफ्लैम हो गई। आप पूरा इंडिया मतलब एक सेम दवाई ले रहा है और उससे वो ठीक हो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, वो देखिए, बुखार जो जो पैरासिटामॉल है, वो बुखार का इलाज नहीं कर रही है, बुखार को कम कर रही है। बुखार का जो कॉज़ है वो नहीं दूर दूर कर रही है। तो पैरासिटामॉल तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। आप जैसे डंडा है, तो आप डंडा किसी को मारोगे तो दर्द होगा। सबको होगा, पूरे सबको 140 होगा। करोड़ लोगों को दर्द बिल्कुल, होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे ही पैरासिटामॉल तो केवल सिम्प्टोमेटिक रिलीफ। आप बेसिकली जॉइंट पेन लाइफस्टाइल एक्सपर्ट है अभी तक, जी, जी, करेक्ट? पूरी तरह से 100%। 100। गठिया रोग बोलते हैं क्या इसको? ये गठिया रोग है या फिर जॉइंट पेन एक अलग तरह की चीज़ है? क्या है दोनों डिफरेंस? देखिए, जॉइंट पेन कई तरीके के होते हैं। एक तो डिजेनरेटिव, जैसे हमारा घुटनों का दर्द होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, ये डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इसी तरीके से हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो इम्यून सिस्टम का बीमारी है। इसी तरीके से हमारा जैसे स्लिप डिस्क है, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, चोट लगने से, गिरने से, भारी वज़न उठाने से हो सकता है। इसी तरीके से हमारी एक फाइब्रोमाइल्जिया कंडीशन होती है, तो वो भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो ये अलग कुछ डिजेनरेटिव डिसऑर्डर हैं, कुछ हमारी इम्यून सिस्टम की बीमारियां हैं, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। ये कुल मिला के इनको अलग-अलग कैटेगराइज़ किया है, लेकिन हैं सारे के सारे लाइफ़स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर। ये सब लाइफस्टाइल से है और ये सब ठीक हो सकते हैं। सब रिवर्स हो सकते हैं। देखिए, शब्द को सही करना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्योर, आई एम टॉकिंग अबाउट रिवर्सल, कि आप जिस रास्ते से गए, उसी रास्ते आप वापस आ गए। तो रिवर्स हो गया तो इसका मतलब ठीक हो गया ना? जैसे हाँ, मान लो रिवर्स हो गए, फिर आप उसको जीवन भर कुछ अपनी लाइफ़स्टाइल जो मैं बताता हूँ उसको अगर मॉडिफ़ाई कर लेते हैं, तो जीवन भर आप डिज़ीज़ फ्री रह सकते हैं, डिसऑर्डर फ्री रह सकते हैं। आपको क्यों लगा कि मतलब आपको जॉइंट जॉइंट एक्सपर्टीज़ पे जाना है, जॉइंट एक्सपर्ट बनना है, इसको ठीक करना है इस पर्टिकुलर चीज़ को? देखिए, मेरी मदर को 2 बहुत मेजर इश्यूज़ थे। एक तो नी जॉइंट पेन था, और एक उनको स्लिप डिस्क था। तो हालत ये थी कि उनको असहनीय दर्द होता था, और एज़ अ डॉक्टर मैं इतना हेल्पलेस फ़ील करता था कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी, मतलब मैं अपनी माँ का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, तो लानत है मेरी पढ़ाई पे, इतनी पढ़ाई। तो फिर मेरे मन में आया, मैंने कहा कि लेट मी एक्सप्लोर। तो फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। उस समय जिस समय मैं पढ़ाई करता उस समय इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, लाइब्रेरीज़ की सुविधा नहीं थी। मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है वहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी गया, वहाँ से कुछ किताबें मिली। फिर कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को बहुत दिल से चाहते हैं, तो आपको रास्ता दिखने लगता है। तो फिर धीरे-धीरे मुझे ऐसे टीचर्स मिलने लगे, गुरुज़ मिलने लगे, जिन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया। मेरा लाइफ़ चेंज स्टार्ट हुआ जब मैं एक बार प्रगति मैदान में एक मेला लगा हुआ था। वहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ था, वहाँ पे मैंने देखा कि बिफ़ोर आफ्टर एक्स-रे। एक एक्स-रे डिजेनरेटेड था, पूरी तरीके से कोलैप्स था, और एक एक्स-रे में स्पेस वाइड ओपन हो गया था, मतलब पेशेंट ठीक हो गया था। तो सारा का सारा लिटरेचर उसमें मराठी में था। तो बड़ा निराश हुआ कि मैं कैसे एक्सप्लोर करूँ। फिर एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी से मेरी मुलाकात हुई। हमारे एक फ्रेंड हैं यशवंतराव देशमुख, उनके पिताजी के बहुत क्लोज़ फ्रेंड थे। ये मैं बात बता रहा हूँ जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। तो उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने उनको मैंने अपनी इच्छा ज़ाहिर की कि तुम क्या बनना चाहते हो? तो मैंने उनको बताया कि मैं जॉइंट पेन एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने एकदम बताया कि मैं तुमको एक ऐसे आदमी के पास भेजता हूँ कि जो तुमको सिखाएगा। तो फिर वो एकदम से लिटरेचर मुझे याद आया कि मैंने लिटरेचर इकट्ठे मैंने उनको लिटरेचर दिखाया। बोले, "हाँ, यही तो है जिसके पास मैं तुमको भेजना चाहता हूँ।"
उन्होंने फिर मेरे लिए लेटर लिखा। पुणे में मैं डॉक्टर एसवी करंदीकर हैं, जो बीकेएस अयंगर साहब जो योगा गुरु थे, उनके शिष्य थे। तो उन्होंने जॉइंट पेन के लिए डिफ़ॉर्मिटी करेक्शन प्रोग्राम्स डेवलप किए थे बीकेएस अयंगर के साथ। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि जैसे ही मेरे मन में वो इच्छा आई, तो मुझे उनका शिष्य बनने का मौका मिला। फिर मैं बहुत साल तक उनके साथ काम किया। फिर दुनिया के और भी बड़े-बड़े लोग थे। फिर मैंने अपनी जो स्ट्रक्चरल करेक्शन प्रोग्राम था, उनके साथ अपने मेडिकल साइंस जो हमारी एनाटॉमी की नॉलेज थी, इसके बाद फिर हमें एक ऐसी किताब मिली फंक्शनल एनाटॉमी पे। फिर अपनी मेडिकल साइंस को और जो मेरी टीचिंग और ट्रेनिंग बीकेएस अयंगर और डॉक्टर एसवी करंदीकर के साथ हुई थी, और उसके साथ मैंने अपनी मेडिकल साइंस को इंटीग्रेट करके चीज़ों को करना शुरू किया। और आज मैं कह सकता हूँ कि जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा, उससे, और जो मैंने अपनी मेडिकल साइंस को इसके साथ इंटीग्रेट किया, उससे हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए। और उन जिन पेशेंट्स को नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस से, सीवियर नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स जिनको सर्जरी एडवाइस की थी डॉक्टर्स ने, तो वो सारे के सारे पेशेंट्स हमारे रिवर्स होने लगे। बट आपकी मदर की बात बता रहे थे आप जी, थोड़ी देर पहले कि मदर को बहुत तकलीफ थी। मदर को बहुत तकलीफ थी, तो मैं फिर इन्हीं चीज़ों को मैंने एक्सप्लोर किया। इसके बाद फिर मैंने अपनी मदर को ठीक किया। हालत ये थी कि अच्छा, मदर को ठीक करना मैं अपने सबसे बड़ी उपलब्धियों में मानता हूँ। कारण क्या होता है कि आपको अपने घर वालों का इलाज करना और आपको अपने सबसे नियर एंड डियर फ्रेंड्स का इलाज करना सबसे मुश्किल काम होता है। कि जैसे मेरे घर का नाम दीपू है, तो जब मैं अपनी माँ को बोलता था कि मम्मी मैं आपको ठीक कर दूंगा, तो मम्मी मेरी बोलती थी नहीं, मुझे किसी बड़े डॉक्टर को दिखा दो। क्योंकि वो मुझे हमेशा दीपू ही मानती थी। तो इसके बाद क्या हुआ कि 7 साल, 8 साल वो बहुत ही एक्सक्रूशिएटिंग पेन में रहीं, उनको सिर्फ़ सिम्प्टोमेटिक रिलीफ़। फिर वो दिल्ली चली गईं, मेरा छोटा भाई आर्किटेक्ट है, नीरज नाम है उसका। तो फिर वो दिल्ली चली गईं, फिर वहाँ पे उन्होंने जो है बहुत बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में कंसल्ट किया। जब उनको कोई रिलीफ़ नहीं मिला, तो बहुत इरिटेट होके उन्होंने एक बार मुझे फ़ोन मिलाया। बोलीं कि तुम भी तो कहते थे कि तुम मेरा इलाज करोगे, तुम्हें भी देख लेते हैं। मैंने कहा मम्मी, जब आप ट्रीटमेंट लेंगी तभी तो ठीक होंगी ना, आपने तो हमेशा दीपू ही माना मुझे। तो इसके बाद बोली अच्छा तुम्हें भी देख लेते हैं। तो किसी तरीके से मैं उनको दिल्ली से मैनेज करके लखनऊ लाया, और 1 महीने के अंदर मेरा क्लिनिक और मेरा घर लगभग 800 मीटर की दूरी पे था। 1 महीने के अंदर वो घर से क्लिनिक पैदल आने-जाने लगी, एंड विदिन 3 मंथ वो बिल्कुल पूरी तरीके से एब्सोल्यूटली दोनों ही कंडीशन से, सीवियर नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस से और जो उनको स्लिप डिस्क और सियाटिका थी, ये दोनों कंडीशन से वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो गईं। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2011 की। आप समझिए कि 2011 से आज की डेट में 2025 है। आज हमारी माँ की एज 75 इयर्स है, और वो आधी गोली पैरासिटामॉल की भी नहीं खाती हैं। शी इज़ परफेक्टली हेल एंड हार्टी हेल्दी, और 3 से 4 किलोमीटर चलती हैं, सुबह योगा प्राणायाम करती हैं, जो हेल्दी फूड मैंने बताया। और उसका सबसे बड़ा मुझे जो फ़ायदा मिला, मम्मी का इलाज करने के बाद, घर के जितने सारे रिश्तेदार थे मुझे डॉक्टर मानने लगे। ये तो बहुत गजब हो गया सर। क्या मतलब आप डॉक्टर होके अपनों का विश्वास जीत लें, आपके दोस्त लोग आपको दिखाने आने लगे, तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। जितने भी डॉक्टर आज इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे सब रिलेट करेंगे कि हमारे फैमिली वाले हमको डॉक्टर नहीं मानते हैं। और मेरे ख्याल से मेरा दूसरा अचीवमेंट मैं मानूँगा कि कम से कम मैं अपने जो जिन टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है मेडिकल कॉलेज में, हमारे प्रोफ़ेसर्स, मैं कम से कम 13 से 14 प्रोफ़ेसर्स का इलाज कर चुका हूँ। मतलब ये मेरे लिए सबसे सम्मान की बात होती है कि जिन गुरुओं ने मुझे पढ़ाया है, वो अपने स्वयं के इलाज के लिए या तो उनको किसी न किसी प्रकार के जॉइंट पेन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या उनको डॉक्टर्स ने नी की सर्जरी एडवाइस की, या स्पाइन की सर्जरी एडवाइस की, या फाइब्रोमाइल्जिया लाइक कंडीशन है। इन चीज़ों के इलाज के लिए वो अपने फैमिली मेंबर्स को या खुद के इलाज के लिए जब मेरे पास आते हैं, तो मेरा सीना ऐसे चौड़ा हो जाता है। डॉक्टर सर मुझे ये बताओ कि आपने मदर का इलाज कर दिया, ठीक है? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि ये इलाज के कारण हुआ है कि ये चमत्कार हुआ है?
नहीं, चमत्कार नहीं हुआ है। मैं इसको चमत्कार नहीं मानता, बस ये है कि मैंने साइंस को सही तरीके से समझा और उसको बहुत ही बहादुरी से मैंने इम्प्लीमेंट किया, अपनी नॉलेज को। तो क्या ये जो फॉर्मूला आप बना रहे हो, जो बात कर रहे हो जिस फॉर्मूले की, वो क्या सबके लिए काम करेगा? ये सबके लिए काम करता है क्योंकि प्रिंसिपल बेस्ड है ना ये। इसका एक फिक्स प्रिंसिपल है। जो हमारा नी जॉइंट या हमारी स्पाइन है, दैट इज़ सपोर्टेड बाय मसल्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। तो जब हमारा नी जॉइंट जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है तो उसमें डिफ़ॉर्मिटीज़ आ जाती हैं। हमारा नी स्पेस रिड्यूस हो जाता है, हमारी बो लेग्स हो जाती हैं और हमारे जो जॉइंट है उसका यूनिक स्ट्रक्चर होता है। जो हमारे थाई बोन का लोअर एंड होता है ना, उसमें 2 उभार जैसे होते हैं जिनको हम लोग कॉन्डाइल्स बोलते हैं। तो अंदर वाला कॉन्डाइल बाहर वाले कॉन्डाइल से थोड़ा-सा बड़ा होता है। तो जब हम चलते हैं तो एक प्लेन में हमारा मूवमेंट नहीं होता है। जब कॉन्डाइल छोटे-बड़े होते हैं ना तो हमारे पुली लाइक ऐसे मूवमेंट होता है। दूसरा अरेंजमेंट होता है हमारी थाई मसल्स। हमारे थाई में जो कंपार्टमेंट्स तो 4 होते हैं, लेकिन थाई में मसल्स हमारे 3 ही कंपार्टमेंट्स में होती है। तो ये यूनिक अरेंजमेंट ऑफ द जॉइंट और थाई का जो थाई मसल्स का यूनिक अरेंजमेंट होता है ना, तो जब हमारे जॉइंट कोलैप्स हो जाता है, स्पेस रिडक्शन हो जाता है, तो हमारी थाई ट्विस्ट कर जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो नी जॉइंट को सपोर्ट देने वाली मसल्स हैं और टेंडन्स हैं, उनके क्रोनिक टेंशन और क्रोनिक स्पैज़्म को रिलीज़ करवा देते हैं, जिससे हमारा थाई बोन और लेग बोन का अलाइनमेंट हो जाता है। फिर जो ट्विस्टेड जॉइंट है, उसको अनट्विस्ट कर देते हैं। तो जैसे ही अनट्विस्ट करते हैं, तो जो कोलेप्स हमारा जो जॉइंट है, स्पेस रिडक्शन हो गया है, वो स्पेस हमारा वाइड ओपन होने लगता है। पेन रिलीफ़ क्यों हो जाता है? क्योंकि पेन के पीछे कारण होता है हमारा मसल स्पैज़्म। तो अपने ट्रीटमेंट में जैसे ही हम मसल स्पैज़्म को रिलीज़ करते हैं, वैसे ही पेशेंट को पेन रिलीफ़ हो जाता है। दूसरा कारण होता है टेंडन टेंशन। तो जैसे ही हम अपने प्रोग्राम में टेंडन टेंशन रिलीज़ करते हैं, वैसे ही पेशेंट को पेन रिलीफ़ हो जाता है। तीसरा कारण होता है कि हड्डी जब हमारे कुशन पे रगड़ने लगती है, कुशन हमारा घिसता है, जिसको हम मेनिस्काई बोलते हैं, तो घिसने से नर्व एंडिंग्स एक्सपोज़ हो जाती हैं। तो उन नर्व एंडिंग्स पे जब हड्डी का प्रेशर आता है, तो पेन होता है। तो जब हम उसको अनट्विस्ट कर देते हैं, तो हमारा घुटना ऑफलोड हो जाता है। तो हमारी जो नर्व एंडिंग्स हैं, उन पे इरिटेशन खत्म हो जाता है, तो पेशेंट को पूरी तरीके से आराम मिल जाता है। थाई बोन और लेग बोन के अलाइनमेंट होने से पेशेंट बहुत आसानी से वॉक कर लेता है, सीढ़ियाँ चढ़-उतर लेता है। इसके बाद चूँकि हमारा मस्कुलोस्केलेटल जॉइंट है ना, तो ठीक होने के बाद पेशेंट को हम लोग 15 से 20 मिनट की मेंटेनेंस एक्सरसाइज़ेज़ बताते हैं। कि जिससे जो रिजल्ट्स पेशेंट को मिले हैं, अगर 15 से 20 मिनट की वो बहुत ही आसान एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, वो अगर फ़ॉलो करता है तो पेशेंट को फिर कभी भी नी रिप्लेसमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेशेंट मतलब ऐसे-ऐसे पेशेंट जो 2 कदम नहीं चल पाते थे, वो 4-4 5-5 किलोमीटर वॉक करने लगे। ऐसे-ऐसे मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, जो 2 कदम नहीं चल पाते थे और वो अमरनाथ की यात्रा पे गए। ऐसे पेशेंट्स को मैंने देखा है जो 2 कदम नहीं चल पाते थे, उनकी ट्रेन छूट रही थी, उन्होंने दौड़ के ट्रेन पकड़ी। व्हाट एल्स? और पेशेंट को क्या चाहिए? अगर मान लो आपका जो प्रोग्राम है, जो जिस तरीके से आप प्रोग्राम कर रहे हो, लोग उससे ठीक हो रहे हैं, फिर भी लोग क्यों विश्वास नहीं करते और फिर भी लोग नी रिप्लेसमेंट में क्यों जाते हैं सबसे ज़्यादा? आजकल तो देखा जाता है कि नी रिप्लेसमेंट आप, है ना, हर गली मोहल्ले में जाओगे ना, तो नी रिप्लेसमेंट की भी है कि आपको घुटना बदल देते हैं, नया लगा देते हैं। पहला कारण ये है कि आपके द्वारा अब मैसेज हमारा करोड़ों लोग तक जाने वाला है, ठीक है? तो उनको पता चलेगा कि ऐसा कोई अल्टरनेटिव है, ठीक है? नी रिप्लेसमेंट का ऑल्टरनेटिव प्रेज़ेंट है इस दुनिया में। तो ये जो है अभिषेक व्यास बताने वाले हैं, मेरे माध्यम से पूरी दुनिया को कि जो है ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है मैंने अभी बताया कि एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। दूसरी चीज़ है कि हमारे मेडिकल कॉलेज में ये पढ़ाया ही नहीं जाता है कि कोई हमारे डिफ़ॉर्मिटी करेक्ट हो सकती है। तो हमारे डॉक्टर्स को जो पढ़ाया जाता है वही पेशेंट्स को बताते हैं। तो एक सही मैसेज उन तक पेशेंट्स तक नहीं पहुँच पाता हमारे डॉक्टर्स को। हमारे डॉक्टर्स की भी कोई गलती नहीं है। भई जो हमें पढ़ाया जाएगा वही हम पेशेंट्स को बताएँगे ना। हमें अगर पढ़ाया जाता है कि ठीक नहीं हो सकता है, तो वही हम पेशेंट को बताते हैं। हमारी किताबों में लिखा है कि ठीक नहीं हो सकता है, तो वही हम पेशेंट को बताते हैं, भाई ठीक नहीं हो सकता है। गलती कहाँ है अभिषेक? गलती यहाँ है कि हम अपने को बिल्कुल एक शेल के अंदर बंद कर लेते हैं, कि जैसे मैं हूँ, मैं अगर ये काम कर रहा हूँ, मैं पब्लिक को बता रहा हूँ कि ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, इसके पीछे ये प्रिंसिपल है, इसमें फंक्शनल एनाटॉमी इन्वॉल्व है, मसल स्पैज़म को रिलीज़ किया जा सकता है।
टेंडन टेंशन को रिलीज किया जा सकता है, जो ट्विस्टेड जॉइंट है उसको अनट्विस्ट किया जा सकता है यूजिंग सर्टेन टूल्स। तो ये डॉक्टर्स सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, और ऊपर से लेवल क्या करते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, मेरी 23 साल की प्रैक्टिस में मैंने सालों साल अपने जो मेरे सीनियर डॉक्टर्स होते थे, ठीक है, वो उनको मिसगाइड, पब्लिक को मिसगाइड करते हुए सुना है कि वहां मत जाना, वो झोला छाप है। तो इसमें मैं कहाँ मदद कर सकता हूँ? भाई राइट मैसेज जाना है ना, राइट मैसेज कैसे जाएगा? आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर टॉकिंग टू मी, दैट्स इट। डॉक्टर पंकज सर, मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। अभी मेरे को हो गया था सियाटिक नर्व पेन, स्लिप डिस्क जिसे बोलते हैं, ठीक है। एक 7 महीने लगे ठीक होने में, बट मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मेरी एमआरआई कर दी और उन्होंने इस तरह से रेट किया मुझे, बोला कि अगर अभिषेक, अगर तुम्हारा ऑपरेशन आज नहीं किया गया तो तुम ज़िंदगी में कभी नहीं चल पाओगे। ऐसा उन्होंने मेरे को बोला और मैं डर गया बहुत भयंकर तरह से। मैंने कहा, यार अभिषेक, वास्तव में चल पाऊँगा कि नहीं चल पाऊँगा? मैंने कहा चलो एक और दूसरा ओपिनियन लेते डॉक्टर के पास। एक डॉक्टर तो मेरे को पूरा ऑपरेशन दिखा दिया, कुछ नहीं होता अभिषेक, लेटो, आप अभी कर देंगे थोड़ी देर में, लेटो। और मेरे को वॉमिटिंग जैसा होने लगी। मैंने कहा, यार मेरे को ऑपरेशन दिखा रहे हो डॉक्टर साहब, आप मेरे को मारोगे क्या? मैंने बोला, अब मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? पर मेरे को ठीक होना ही था कैसे भी करके, मेरे को तो काम करना है। तो ऐसे ही भगवान बोला ना कि कायनात आपको मिला देती किसी से। तो मैं ऐसे ही किसी एक प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो गया सर। मेरे को किसी ने बोला, अभिषेक कुछ नहीं है, एक्सरसाइज करना है, खाना पीना ठीक करना है। मैंने बोला, यार क्या बात कर रहे हो, डॉक्टर सब मना कर रहे हैं। बोला, एक बार मेरे बात पे विश्वास कर लो, और वो एक डॉक्टर है, एक सर है, मैडम है, उनके पास चले जाना। तो मैंने बोला ठीक है। तो चेन्नई में एक मैम है, तो मैंने बोला, मैडम ऐसे ऐसे हो रहा है। बोला, कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक है। मैंने बोला, मैं तकलीफ में हूँ। बोला, कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक है। तो ऐसे करते करते बात बोले कि अभिषेक मैं एक्सरसाइज दूंगी, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना, खाने पीने पे थोड़ा काम करते हैं, और एक ब्लड टेस्ट जरूर लिख, मेरे को बोला कि ब्लड टेस्ट जरूर करके बता देना कि ब्लड टेस्ट में क्या क्या कमी है। तो मैंने बोला ठीक है मैडम, ब्लड टेस्ट करवा दिया। उन्होंने मेरे को 3 महीने एक्सरसाइज करवाई, और मेरा सुबह का खाना, दिन का खाना, शाम का खाना, सब कुछ सही किया। उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी, अभिषेक तुम जब काम करते हो तो बहुत एक्सट्रीम काम कर लोगे, और कम लो करोगे तो बहुत कम करोगे। तो अब तुम्हारी ब्लड की रिपोर्ट आई है ना, उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है, देखो ये जो वैल्यू है 0 से इतनी होनी चाहिए, 5 से 10 होनी चाहिए, 15 से 20 होनी चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो लाइफ में बैलेंस करके चलोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। वो बात मेरे से बैठ गई। मैंने बोला, यार तो बहुत अति भी नहीं करनी और बहुत कम भी नहीं करना, आराम से बेस्ट करना है। और वो मैं, उन्होंने मेरे को ठीक किया, और आज मैं एकदम सॉलिड तरीके से जी पा रहा हूँ। बहुत-बहुत मैं आपको मतलब इस बात के लिए बधाई देता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ यार, तुम मेरे को 7 महीने पहले क्यों नहीं बुलाते? मैं तुमको 7 दिन में ठीक कर देता। देखिए, स्लिप डिस्क और सियाटिका को ठीक करने का बहुत आसान सा प्रिंसिपल है। जो हमारी स्पाइन होती है, उसमें मसल्स होती हैं। मसल्स 3 लेयर में होती हैं। डीप मसल्स, सुपरफिशियल लेयर होती है जो सबसे ऊपर होती है, और उसके बीच में इंटरमीडिएट मसल्स होती हैं। तीनों अलग-अलग डायरेक्शन में लाई करती हैं। तो स्लिप डिस्क की कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जो मसल स्पैज़्म होता है उसको रिलीज़ करवा देते हैं। जैसे ही मसल स्पैज़्म रिलीज़ करवाते हैं तो हमारे जो स्पाइनल कर्वेचर, जो एलोंगेटेड एस शेप होता है, जो कर्वेचर हमारा रिस्टोर हो जाता है। फिर उसको हम लोग बाइलेटरल डिकम्प्रेस कर देते हैं। बाहर से ही, इट्स ऑल पेनलेस। उसमें क्या होता है, जब डिकम्प्रेस करते हैं तो हमारा जो डिस्क होता है, उसका यूनिक स्ट्रक्चर होता है। जो हमारा डिस्क, जो हमारा वेट बेयरिंग का काम करता है, वॉशर का काम करता है, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, एक पेरिफेरल पार्ट। सेंट्रल पार्ट जेली लाइक सब्सटेंस का बना होता है, और वो 84% होता है। तो जब डिस्क बल्ज होता है तो ये जेली लाइक पार्ट का कुछ हिस्सा बाहर बल्ज आउट हो जाता है, और जहाँ जो बाहर से नर्व रूट पास हो रहा था उस पे प्रेशर डालता है। तो जैसे ही हम लोग उसको डिकम्प्रेस करते हैं तो नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है। तो एडजेसेंट जो एरियाज़ हैं वहाँ से जो फ्लूइड वहाँ पे आने लगता है, और जो डिहाइड्रेटेड डिस्क है, सूखी हुई डिस्क है, उसको रिहाइड्रेट कर देता है। और चूँकि वो जो सेंट्रल पार्ट है ना, वो जेली लाइक होता है, तो जैसे ही वो रिहाइड्रेट होता है, तो जो बल्ज्ड आउट पार्ट है, जैसे हम गुब्बारे में उँगली डालें और पीछे खींचे तो बा अंदर आ जाती है ना, तो जैसे उसको हम डिकम्प्रेस करते हैं, तो जो बल्ज्ड आउट पार्ट है वो नर्व रूट पे प्रेशर छूट जाता है। और स्पैज़्म जब हम इसका स्पाइन का रिलीज़ करो, उससे पेन खत्म हो जाता है, और जो बल्ज उसका जो जब रिट्रैक्ट हो जाता है तो नर्व रूट पे प्रेशर पड़ने से वो प्रेशर हट जाता है। तो रेडिएटिंग पेन भी ठीक हो जाता है, अगर किसी को नंबनेस, टिंगलिंग है वो भी ठीक हो जाता है, लो बैक पेन भी ठीक हो जाता है। मैं एक बड़ी मज़ेदार घटना आपको शेयर करूँगा, मेरे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी है। जब मैंने 2004 में अपना क्लिनिक स्टार्ट किया, तो मुझे सीवियर स्लिप डिस्क हो गया, आपको ही हो गया? मुझे हो गया। और पेन इतना था कि मैं बिल्कुल बेड रिडन हो गया। मुझे 2-2 वोवरॉन के इंजेक्शन लेने पड़ते थे।
काम करने के लिए। तो एक मेरे जानने वाले हैं, तो वो आए, उन्होंने जैसे ही सुना मुझे ये होगा, बोले पंकज बैठो, मेरे साथ चलो। और वो मेरे पास मुझे एक झुग्गी-झोपड़ी वाली जगह में ले गए जून की गर्मी में, और वहाँ पे मैं वेट करता रहा। एक वो घरों में काम करने वाली महिला 2 घंटे बाद आई। मैं उसके घर में ना तो बिजली थी और ना ही पंखा था, मैं 2 घंटे वेट करता रहा। जैसे ही वो आई, उसने देखा वो वही यूनिक उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करती थी, और जैसे ही उसने मुझे देखा, वो गायब हो गई। जून का दिन था। वो कम से कम आई होगी आधे घंटे बाद। मुझे लगा वो देख के मुझे भाग गई। फिर जब वो आधे घंटे बाद आई, तो वो कुछ अपने साथ पत्तियाँ लाई, और उसने बस मुझे दीवार के सहारे ऐसे खड़ा किया और मेरी शर्ट को ऊपर उठाया और लंबा रीजन में पत्तियों को मसल के ऐसे, और उसने जो है वहाँ पे लेप लगा दिया, और इसके बाद कुछ मूवमेंट्स करवाए मुझे बैठा के, और मैंने देखा मैं अगले दिन ठीक हो गया। मैं ये मेरे व्यक्तिगत जीवन की घटना है, और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं आज की डेट में कम से कम 10,000 पेशेंट्स का, स्पाइन के पेशेंट का ट्रीटमेंट कर चुका हूँगा। और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो इस ट्रीटमेंट को जब रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं ना, तो आज मैं वही ट्रीटमेंट, और वो पत्तियाँ मैंने कैसे पहचानी, वो जब मैं वो महिला चली गई तो वो पत्तियाँ मैं उठा लाया। तो हमारे लखनऊ में एक बोटेनिस्ट थे, मैं उनके पास ले गया। उन्होंने बताया कि अरे! ये तो वो लटजीरा की पत्तियाँ हैं। लटजीरा बहुत कॉमन सा प्लांट होता है जिसको लप्पा भी बोलते हैं। तो वो लटजीरा की पत्तियाँ हैं। अब क्या उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, आज तक मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, एक्यूट केसेज़ जब हमारे पास आते हैं, या कई कई बार पेशेंट हमारे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं ना, तो मैं कहते हैं कि वो भैया रामबाण इलाज करो। मैं अपने स्टाफ को भेजता हूँ, वो जाके अकायरेंथस लीव्स, एलर्जीरे की पत्तियाँ लाते हैं, उसको हम लोग कुटवाते हैं, पेशेंट को लंबर मसाज देते हैं, और 3 स्टेप वो एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं उसको करवाते हैं। और विश्वास करो अभिषेक, मतलब जैसे तुम 3 महीने में ठीक हुए ना, उस समय अगर मैं तुमसे मिलता, तो मैं कहता यार बाहर चलो, लटजीरा की पत्तियाँ लेके आते हैं और लेटो, मैं तुम्हें रगड़ता और 3 एक्सरसाइज़ेज़ करवाता, और तुम हो सकता है कि तीसरे दिन ही ठीक हो जाते। वो स्लिप डिस्क की जो अपन स्लिप डिस्क की वाली, बात कर रहे हैं यस, कि वो ठीक हो जाता वो बहुत ठीक जल्दी। हो, मैं सामने बैठा हूँ ना, मतलब मैंने भी बोला ना, जैसे डॉक्टर ने मुझे बोला, मेरे को थोड़ा टाइम लगा ठीक होने में, बट मेरे को अभी जैसे आपको विश्वास नहीं होगा, ये आपको एक्ज़ैजरेटेड लग सकता है। हाँ, हम लोग स्लिप डिस्क और सियाटिका के ऐसे केसेज़ डील करते हैं जो मतलब दुनिया में कहीं ठीक नहीं होते हैं। आप बताओ कोई केसेस जो आपको याद हो और अभी भी मतलब ऐसा लगता अरे! ऐसे केसेज़ बहुत, एक लड़की थी, उसका नाम था आशिका, तो शी वाज़ बेडरिडन फॉर 8 मंथ्स, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसकी सर्जरी भी नहीं हो सकती, कि उसको मल्टीपल डिस्क बल्ज थे। तो वो मेरे पास आई, तो उसको मैंने कैज़ुअली बोला, क्योंकि मैं ठीक कर रहा था बहुत आसानी से, ठीक हो जाओगी। तो उसको विश्वास नहीं हुआ, वो चली गई वापस। उसका अविश्वास करने का कारण था कि बड़े से बड़े डॉक्टर ने कह दिया कि ये ठीक नहीं होगा, और डॉक्टर साहब ने तो ऐसे ही कह दिया ठीक हो जाओगे। फिर मैंने अपने जो हमारी रिसेप्शनिस्ट थी, मैंने कहा वो लड़की आई थी, यंग लड़की थी, मेरा मन था कि चूँकि वो बहुत परेशान थी, मैंने कहा उसको फ़ोन करके बुलाओ। तो उसको फिर जब वो आई, तो मैंने उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो अब वो बोली डॉक्टर साहब हम पैसे तब देंगे जब आप हमें ठीक कर देंगे। मैंने कहा नहीं, तुम मुझे तब भी पैसे मत देना। जब मैं तुम्हें ठीक कर दूँ तुम तब भी पैसे मत देना। और आज की डेट में वो उसको ठीक होने में 3 महीने लगे। मल्टीपल डिस्क बल्जेस थे, शी वाज़ ऑन बेड। उसकी इसके बाद शादी हो गई, इसके बाद उसका बहुत ही हैंडसम बच्चा है, और उसको ठीक हुए मेरे ख़्याल से 15 1 साल हो गए होंगे, और अभी भी वो मेरे रेगुलर टच में रहती है। दूसरा एक केस वो बहुत ही इमोशनल है। एक सेना में लड़का था 25 साल का, उसको मल्टीपल डिस्क बल्ज हो गया था ट्रेनिंग में। तो उसको ये था कि अगर वो ठीक हो जाएगा तो सेना में वो रिजॉइन करेगा, और अगर वो ठीक नहीं होगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। उसने बहुत रिक्वेस्ट की मुझसे, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं करता हूँ इसको। फिर जब वो ठीक हुआ, फिर मैंने उसको सेना में रिजॉइन करवाया, और ये ठीक होने के बाद इतने सालों बाद भी लगातार हमारे टच में रहते हैं, नॉट एज़ अ डॉक्टर बट एज़ अ ह्यूमन बीइंग्स। ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैं, बट ये मुझे याद है क्योंकि इससे लोगों के जीवन में डायरेक्ट मैं खुशियाँ ला सका, और इस तरह से। सर ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। स्लिप डिस्क वाली प्रॉब्लम तो मेरे को लग रहा है हर तीसरे आदमी को हो हर जाती तीसरे है, आदमी हर को, तीसरे लेकिन आदमी को उनको हो जाती है। उनको सही सूचना नहीं है, सही कि हमें किसको दिखाना चाहिए, क्यों ठीक नहीं होता है, या इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। मतलब मेरे जितने भी फाउंडर है,
मैं बात करता हूँ ना तो बोलते हैं अरे अभिषेक 1 साल तो मेरे को भी स्लिप डिस्क था, 1 साल मुझे भी स्लिप डिस्क था। मैंने कहा ऑलमोस्ट हर फाउंडर को स्लिप डिस्क वाली प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। बिल्कुल हो ही जाती है। वो बैठे-बैठे काम करते हैं, अब टेंशन आप में रहते हैं, स्ट्रेस अब आप करते हैं, खाना जितने नहीं भी खाते हैं। पेशेंट हों, तो उनको बस लखनऊ भेज दीजिए हुँ। 6 दिन के लिए और मैं बता रहा हूँ आप एकदम करेक्ट प्लेटफ़ॉर्म पे आए हो क्योंकि हज़ारों फाउंडर्स देखते हैं सर। मैं बता रहा हूँ कि ये द फाउंडर्स जिम का प्लेटफ़ॉर्म एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बन गया है जिसमें जितने भी व्यापारी लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, बिज़नेसमैन हैं, जो अपना बिज़नेस करते हैं, जो देश को चला रहे हैं, पोस्चर वो सब खराब है ना, देखते हैं। वो एल शेप में लगातार बैठे रहते हैं, अब मुझे ठीक है बताओ ना? मैं भी तो बैठता हूँ कम से एल कम शेप में 7-8 बैठे रहते घंटे। हैं और देखिए, ये स्पाइन और जॉइंट का होने का एक बहुत बड़ा कारण है। आज मैं डॉक्टर्स जो एडवाइस देते हैं, उससे उल्टा हो सकता है बहुत सारे डॉक्टर्स मुझे फ़ोन करके गलत बात भी बोलें, बट आई एम रेडी टू फेस द चैलेंज। सबसे ज़्यादा जो स्पाइन और जॉइंट के जो केसेस बढ़े हैं, वो वेस्टर्न स्टाइल का कोमोड जो जब से आ गया है, ठीक है ना? क्योंकि ईश्वर ने हमको स्क्वैटिंग पोजीशन में बैठने के लिए बनाया है। जब हम स्टूल रिलीज़ करते हैं, तो हमें स्क्वैटिंग पोजीशन में बैठने सारे हमें पलथी मार के बैठने को ना तो हम पलथी मार के बैठ रहे हैं, ना ही हम वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं हम वेस्टर्न स्टाइल का। तो हमारा जब हम बैठते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जॉइंट स्पेस बढ़ता है और उसके बीच में जो कार्टिलेज होता है, उसको पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिससे उसको नरिशमेंट मिलता है। हमारी जो लंबर स्पाइन है, वो जो उसको सपोर्ट देने वाली मसल्स हैं, वो एक्टिव होती हैं। तो जब हम स्क्वाट नहीं कर रहे हैं, हम उस पोजीशन में बैठ ही नहीं रहे हैं, लगातार हम या तो बेड पे बैठे रहते हैं या हम एल शेप में चेयर पे बैठे रहते हैं, तो सूनर और लेटर तो ये प्रॉब्लम्स होनी ही होनी है। तो वेस्टर्न वाले लोग तो वेस्टर्न टॉयलेट ही यूज़ करते हैं, तो उनको नहीं होती ये वाली प्रॉब्लम? नहीं, वेस्टर्न वालों को ये प्रॉब्लम हो रही है ना, हाँ, सभी को हो रही है ना पूरी दुनिया में। उनको भी ये प्रॉब्लम होती है उनको भी ये उससे? प्रॉब्लम हो रही है, तभी तो तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या क्या करना चाहिए मतलब अभी देखिए, टॉयलेट मैं कैसे ये तो बनवाएँ? एडवाइस नहीं कर रहा कि आप वेस्टर्न टॉयलेट बदल लो, लेकिन आप धीरे-धीरे आप स्क्वैटिंग पोज़ीशन में दिन में कई बार बैठिए। अगर आप पूरी तरह से नहीं बैठ पाते हैं, तो अभी आधा बैठिए और धीरे-धीरे करके आप सोफ़ा पकड़ के बैठिए। आप धीरे-धीरे आप 1 महीने में पूरी तरह से बैठने लगेंगे और बिना कारण के दिन में कई बार आप स्क्वैटिंग पोज़ीशन में बैठिए, फॉर नो रीज़न। हुँ, आप सामान गिरा दो, बैठ जाओ। बैठ जाओ, ठीक है? आप पलथी मार के बैठ जाओ, फॉर नो रीज़न बैठ जाओ। लेकिन ये मेरी एडवाइस है कि अगर आपको अपने घुटने बचाने हैं, तो आपको दिन में कई बार स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठना चाहिए। आपको अपना वेट मेंटेन करना चाहिए, आपको वॉक करना चाहिए। अब मसल्स हैं, उसको यूज़ करने के लिए बना है, करेक्ट। ठीक है ना? आप उसको यूज़ नहीं करेंगे, तो वो तो कहीं न कहीं तो आपको बॉडी पे इम्पैक्ट दिखाएँगी ही दिखाएँगी। अब जैसे सर मैं तो पॉडकास्ट करता हूँ, मैं तो बैठा ही रहता हूँ पूरे दिन। 6-7 घंटे कंटिन्यू एकदम एक टक लगे बैठ रहता हूँ। तो थोड़ी देर कैमरा बंद करके ना, हाँ। वहाँ पीछे जाया करो, ठीक है? और ऐसे स्क्वाट करके बैठ जाया करो। ठीक है। ठीक है? इसके बाद फिर कुर्सी पे आ जाए। नहीं मैं तो सुबह अखबार वैसे ही पढ़ता हूँ। वो तो बचपन से हमने देखा है ना, मैं तो जॉइंट फैमिली में रहा हूँ। हाँ, तो वहाँ तो सब ऐसे ही बैठ जाते थे, मतलब ऐसी पोजीशन बैठे हो ऐसे अखबार पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लो चाय लेके आओ, थोड़ी चाय पीते हैं, तो वैसे चाय पीते थे। जब मैं बहुत छोटा था, तो मैं देखता था, मुझे याद है मेरे बाबा जी जब खाना खाते थे ना, तो स्क्वेटिंग पोज़ीशन में बैठते थे वो, पलथी मार के भी नहीं बैठते थे। और गाँव के सारे जितने भी मेरी फेंट मेमोरीज़ में पड़ा है कि एक ट्रेडिशन था, पलथी मार के बैठ कोई भी नहीं बैठता था, स्क्वेटिंग पोज़ीशन में बैठते थे तब खाना खाते थे हाँ। एंड दे वर वेरी कंफर्टेबल। आज की डेट में कोई भी स्क्वेटिंग पोज़ीशन में मतलब बैठ ही नहीं पाते हैं और बैठ के खाना खाना तो बहुत दूर की बात रही। तो देखते हैं गाँव में वो हुक्का पीते रहते हाँ, हैं हुक्का वो, पीते और वो रहते हैं। ऐसे ही बैठे हैं स्क्वैटिक पोजीशन में बैठ के हुक्का हुक्का पीते हैं वो। अरे गाँव में तो शराब भी लोग स्क्वेटिंग पोज़ीशन में पीते हैं। अच्छा डॉक्टर सर आपका काम राष्ट्रपति तक पहुँच गया, जी। कैसे? अ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ। एक जनरल साहब थे, जनरल सिसोदिया। तो वो रिटायरमेंट के बाद लखनऊ में ट्रिब्यूनल होता है ना, उसमें जज बन के आए। तो वो उस समय बहुत ख़राब कंडीशन में थे, तो वो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए। तो इसके बाद फिर मैंने उनको ठीक किया, तो ही स्टार्टेड प्लेइंग ऑल 18 होल्स गोल्फ। गोल्फ खेलना शुरू किया, तो उन्होंने कार्ट-वार्ट सब छोड़ दी। तो वो रिटायरमेंट से पहले उनको कोई पदक मिला था, तो राष्ट्रपति मैडम प्रतिभा पाटिल थीं, तो वो चल नहीं पा रहे थे पदक लेने के लिए। तो इसके बाद जब वो ठीक हो गए, तो मैडम से मिले, तो मैडम ने उनसे पूछा कि जनरल सिसोदिया आपने क्या सर्जरी करवा ली है? तो जनरल सिसोदिया बोले, "नहीं, नहीं, मुझे लखनऊ में एक लड़का मिल गया, उसने मुझे ठीक कर दिया, मैं फिट हूँ।" तो फिर उनके रेफ़रेंस से फिर मैडम जो प्रतिभा पाटिल थीं, उन्होंने मुझे बुलाया। फिर मैं राष्ट्रपति भवन गया, वहाँ पे 6 दिन रुका। मैंने उनका ट्रीटमेंट दिया, फिर उनके जो डॉक्टर्स थे, उनको भी ट्रेन किया।
तो इस तरीके से मैंने राष्ट्रपति का घुटनों का इलाज किया एंड सक्सेसफुली किया। सो सर, आपने नारायण दत्त जी तिवारी जो यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका हाँ। भी आपने इलाज किया है? उनका इलाज किया और उनके साथ मेरी बड़ी मेमोरीज़ हैं हम्म। कि एक तो जब मैं उनके पास जाता था, तो जो उनकी एक ही स्टोरी मुझे रोज़ सुनाते थे और जब मैं उनका ट्रीटमेंट तो ही वाज़ कंप्लीटली ऑन बेड। हम्म। वो व्हील चेयर पे चलते थे, बेड पे भी वो टर्न नहीं कर पाते थे, मतलब उनको वॉशरूम भी जाना था तो उनको 2 लोग पकड़ के ले जाते थे। तो फिर मैंने उनको ठीक किया, ठीक होने के बाद फिर वो अपने बैंगलोर से निकल के माल एवेन्यू में लखनऊ में वॉक करते थे। तो जब वो वॉक करते थे मेरे साथ, तो उनके पीछे बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। तो बड़ा अच्छा लगता था बड़ी बड़ी मेमोरेबल उनके साथ उनका ट्रीटमेंट रहा। काफ़ी लंबे समय तक मैंने उनका ट्रीटमेंट दिया। तो सिर्फ़ नी जॉइंट्स नहीं, उनको और भी दूसरे मेटाबॉलिक इश्यूज़ थे, जिसमें उनको मैंने बहुत ही रिलीफ़ दिलवाया था। और किन किन का इलाज किया सर, सेलिब्रिटीज में, पॉलिटिशियंस का? मैंने नितिन गडकरी जी का इलाज किया है। नितिन गडकरी जी का इलाज किया हमने? जी, मैंने जेपी नड्डा साहब का इलाज किया है। मैंने कल्याण सिंह जी का जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनका इलाज किया। कई बहुत एक लंबी लिस्ट है। वाह, नितिन गडकरी जी से हमारा पॉडकास्ट होने वाला थोड़े दिन में, उनसे जाके बात बात करेंगे हम। बोलेंगे सर आप कैसे होगी, डॉक्टर से, आपके डॉक्टर सर से हम पॉडकास्ट करके आए हैं। मतलब ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है सर, मतलब आपका, मतलब जिस प्रोग्राम में, होलिस्टिक प्रोग्राम में, कि ये सब बिना दवाइयों के, बिना चीज़ों के ठीक हो जाता है? देखिए मैं क्या करता हूँ, जैसे जॉइंट पेन्स में है तो मैं डिफ़ॉर्मिटी करेक्ट करता हूँ। डिफ़ॉर्मिटी करेक्ट करने के लिए मसल्स पे काम करता हूँ, लिगामेंट्स पे काम करता हूँ, टेंडन्स पे काम करता हूँ। चूँकि मैंने फंक्शनल एनाटॉमी पढ़ी हुई है, तो मुझे मालूम है किन मसल्स पे ये बीमारी होने में किन मसल्स पे क्या हुआ है, तो उनको मुझे कैसे ठीक करना है। तो उनको ठीक करने के लिए बस हमारे पास टूल्स हैं जो मैंने अपने ग्रेट टीचर्स से सीखा है और सबसे जो अ, हमारी जो ट्रेनिंग मैं कहूँगा, आई एम प्राउड ऑफ कि मैं ये बताने में कि जो मेरी असली जो लर्निंग है, वो मुझे पेशेंट से हुई है। कि जब पेशेंट्स ठीक होने लगे तो जो चीज़ें मैं कर रहा था, वो चीज़ें वैलिडेट हो गई। कभी कुछ जैसे ऐसा कोई कोई ठप फेलियर तो नहीं हुआ? कोई फेलियर हुआ कभी, आपको लगा कि ये फेल हो गया? नहीं देखिए, फ़ेल होने के 2 कारण होते हैं। फ़ेल होने का जो सबसे बड़ा कारण होता है, वो पेशेंट की नॉन कंप्लायंस। कई बार पेशेंट होते हैं कि वो चाहते हैं कि आज ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, कल उनको ठीक हो जाएगा। या कुछ पेशेंट होते हैं, ठीक हो जाते हैं, वो फिर मेंटेनेंस की वैल्यू नहीं समझते हैं। उसको घर में कोई भी एफर्ट नहीं लगाते हैं। तो ऐसे तो केस लेकिन जो एफर्ट नहीं लगाएंगे ये जो लोग। एफर्ट नहीं लगाएँगे, जो ट्रीटमेंट को समझेंगे नहीं, वो तो फेल हो ही जाएँगे। हम्म। किसी भी स्टेज में फेल हो जाएँगे, सर्जरीज़ भी फेल हो जाती हैं। लेकिन ये चूँकि एक फिक्स्ड प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो ये सभी में काम करता है। एक मैं आपको सुनाता हूँ कि एक हमारे पास रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर आए, उनका नाम है मिस्टर एके दास। जब वो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे, तो वो 87 इयर्स ओल्ड थे। तो उन्होंने ट्रीटमेंट उनके नी जॉइंट्स बिल्कुल कोलैप्स हो गए थे। तो वो ट्रीटमेंट लेते हैं और आज की डेट में उनकी एज 95 इयर्स हो गई है। और अभी भी वो रेगुलर 20 मिनट मेंटेनेंस ट्रीटमेंट लेते रहते हैं और आप समझिए कि एक 95 साल में भी वो अपने घुटने बिना रिप्लेस करवाए हुए अपने सारे काम-काज कर लेते हैं और अभी भी वो उनकी आदत में है कि वो बैग लेके अपने उनके घर से पास में ही मार्केट है, 400-500 मीटर की दूरी पे, कि 95 साल की उम्र में भी वो बैग लेके वहाँ से सब्ज़ी और सामान खरीदने जाते हैं। वो क्यों ठीक हैं? क्योंकि उन्होंने प्रोग्राम को ठीक से समझा और एक ठीक होने के बाद भी वो 15-20 मिनट अपने घुटनों को देते रहते हैं। तो 95 साल के भी एज में वो स्वस्थ हैं पूरी तरीके से। अच्छा डॉक्टर सर, ये एक बात समझते हैं वैसे, जैसे मतलब कोई एज में है जो 60 के प्लस जा रहा है, तो ये तो मान सकते हैं कि नेचुरली घुटनों में दर्द होना चालू हो गया होगा। और एक जैसे स्लिप डिस्क हो रही है, या फिर पोस्चर खराब होने के कारण, या फिर आपने कुछ ज़्यादा सामान उठा लिया, ऐसा बोला जाता है, जो मैंने सुना है वो मैं बता रहा हूँ। तो उनके कारण आपको स्लिप डिस्क हो रही हो गया होगा, बट तो बिल्कुल जवान लोग हैं, उनको क्यों जॉइंट पेन हो रहा है, उनको क्यों स्लिप डिस्क हो रही है, उनको क्यों नर्व प्रॉब्लम हो रही है? बताया ना कि एक तो वेट बढ़ रहा है, ठीक है? दूसरा मिसयूज़ मतलब जो हमारी मसल्स यूज़ में आनी चाहिए ना, वो यूज़ नहीं हो रही हैं। भई घर में बच्चा पैदा होता है, स्क्वैटिंग पोज़ीशन में नहीं बैठता है वो वेस्टर्न स्टाइल कमोड यूज़ करता है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल कम हो गई हैं। आपका न्यूट्रिशन जो हेल्दी न्यूट्रिशन था, उसने जो हमारी जो फूड चेन्स हैं, जो हमारे जो हम बाज़ार से खाना मँगवाते हैं या घर में भी जो हमारा खाना बन रहा है, वो यूट्यूब, फ़ेसबुक
रेसिपीज़ हमारी तैयार हुई हैं, तो हेल्दी फूड का स्थान अनहेल्दी फूड ने ले लिया है। कैलोरीज़ इनटेक हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, फिज़िकल एक्टिविटीज़ हमारी बहुत कम हो गई हैं। काम के कारण हमको बहुत लंबे समय तक एल शेप में बैठना पड़ता है, ठीक है? तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण से अर्ली डिजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो गए। अब तो जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, तो हमारे पेशेंट्स की जो एवरेज एज थी, वो थी 60 इयर्स और अब 23 साल बाद, प्रैक्टिस के 23 साल बाद जो हमारे पेशेंट्स की एवरेज एज है, वो घट के 45 इयर्स हो गई है। ओह माय गॉड! तो सर ऐसा क्या करें, ऐसा क्या खाना-पीना खाएँ, क्या चेंजेस करें इस लाइफ़स्टाइल के अंदर जिससे मतलब ये डिसीज़ नहीं हो पहली चीज़ तो? क्या-क्या खाना-पीना चाहिए? अभिषेक, पहले तो तुम अपना पॉडकास्ट करते-करते स्क्वाट करना सीखो, ठीक है? और पहला दूसरा, बत फॉर नो रीज़न जब तुम्हें मौका मिले तो वॉक करने चले जाओ, हैं? बाहर नहीं जाओ, तुम्हारा कैंपस बहुत बड़ा है, तो मेरे ख्याल से आधे घंटे टहलोगे तो 3-4 किलोमीटर हो जाएगा। तीसरी चीज़, आपको अपना कैलोरी वॉच रखना है, कैलोरी वॉच, कैलोरी वॉच रखना ठीक है, है। ठीक है? अपने खाने में रॉ फूड जितना मैक्सिमम ले सकें, हो सके तो एक मील बिल्कुल रॉ खाइए। जैसे मैं आपको अपनी फूड हैबिट्स बता दूँ, लोगों को शायद हेल्प करें। मैं मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट में बिल्कुल एब्सोल्यूटली रॉ खाता हूँ। जैसे जैसे मैं रात में भीगे हुए जो नट्स हैं और उसमें अंजीर है, मुनक्का है, बादाम है, अखरोट हैं, एक मुट्ठी मूँगफली है, तो मैं इतने रात में ये भीगते हैं, सुबह मैं खाता हूँ और आई टेक 400 टू 500 ग्लास ऑफ वेजिटेबल जूस एवरी डे। वेजिटेबल जूस, वेजिटेबल वेजिटेबल जूस। जूस में कौन-कौन से उसमें सर? जैसे पालक है, लौकी है या पेठा है, जिंजर है, बीटरूट है, कैरेट है और उसमें टेस्ट के लिए थोड़ा-सा मैं कोई फ्रूट भी जैसे एप्पल डलवाता हूँ, कभी-कभी ग्रीन एप्पल डलवाता हूँ, मौसमी डलवाता हूँ या संतरा डलवाता हूँ या पाइनएप्पल डलवाता हूँ या उसमें पोमेग्रेनेट डलवाता हूँ, मिक्स 80-20 का कॉम्बिनेशन रखता हूँ। तो वो बहुत टेस्टी भी लगता है और उससे मुझे पूरी एनर्जी मिलती है और विश्वास कीजिए कि इसके बाद मुझे 2 बजे तक बिल्कुल भी खाने की, ना मैं खाता हूँ, ना ही मेरी खाने की इच्छा होती है। एंड आई फील वेरी एनर्जेटिक, दैट हेल्प्स मी मेंटेनिंग वेट और पूरी बॉडी को नरिशमेंट मिलता है, ठीक है? इसके बाद फिर मैं वन मील कॉन्सेप्ट फॉलो करता हूँ। हुँ, आई ईट माई लंच एट अराउंड 2 o'clock, देन स्किप माई डिनर, या डिनर में कभी कुछ खाना भी है तो सूप ले लिया या दाल पी ली, इस तरीके से। रोटी, हाँ, चपाती, रोटी, गेहूँ ये नहीं चपाती, गेहूँ, खा रहे हो, ये खाते हैं, नहीं, इसको अवॉइड कर देता हूँ। इसको अवॉइड कर देते हो। हाँ। पर ये मतलब एक बात बताओ ना सर, आप जैसे आपने तो एक आपकी फूड हैबिट बता दी, पर ये सबके लिए एप्लीकेबल तो नहीं हो सकती ना? मतलब हर आदमी का जैसे शरीर अलग है, अभी जैसे मैं ये फूड हैबिट अगर एप्लीकेबल अपने लिए करूँ, तो शायद मेरे लिए काम ना भी करे या नहीं, करेगी। ये करेगी। बिकॉज़ ये प्रकृति के सिद्धांतों पे बेस्ड है ना। हुँ, ये प्रकृति के सिद्धांत पे बेस्ड है ना। एक तो हम लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, हमको 3 मील्स की ज़रूरत नहीं है नहीं है। और आपको 80% हिंदुस्तानी भरपेट नाश्ता करके भरपेट लंच और मतलब उल्टा खाते हैं हुँ, और पूरा भरपेट डिनर करते हैं और आपको ऐसे भी मिल जाएँगे लोग जो हाई टी के नाम पे 5 बजे भी खाते हैं, समोसा और पकौड़ी, हाँ, ठीक है? हाँ, तो हाउ कैन यू हेल्प देम? सिंपली आप उनको सिखा सकते हैं, हाँ। ठीक है ना? आप लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं उनको ना। कुछ लोग जो है ये फ़ॉलो करने लगते हैं, तो वो स्वस्थ हो जाते तो ऐसा लगता है ना खाते-पीते घर का होना चाहिए, खाते-पीते रहना चाहिए पूरे दिन भर। सुबह बादाम से लेकर रात में आराम हैं। से दाल-चावल एकदम अब कंसेप्ट बदल गया है। अब खाते-पीते घर के लोग अपने खाने में रॉ की क्वांटिटी उन्होंने बढ़ा दी है, सैलेड्स की क्वांटिटी बढ़ा दी है, फ्रूट्स की क्वांटिटी बढ़ा दी है। वो जो गाइडलाइंस हैं अच्छे हेल्दी फूड की, उनको उनको फ़ॉलो करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा दूसरा क्लास है कम पढ़ा-लिखा, अब उन्होंने वो सारे रोग वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए। अब कितना पानी पीना चाहिए सर एक दिन में? ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आपने पूछा है और इसका उत्तर मतलब 99.99% डॉक्टर्स नहीं दे पाएँगे, नहीं दे पाएँगे। नहीं दे पाएँगे। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने किसी जानवर को धरती पे दिन भर पानी पीते देखा है? दिन भर पानी पीते तो नहीं देखा बट हाँ, शेर भी एक ही बार पानी पीता है। हाँ, सारे जानवर जो है ना एक ही बार पानी पीते हैं। सिर्फ़ इंसान है, अगर आप किसी से पूछिए कि कितना पानी पीना चाहिए, तो आपको वेग सा आंसर मिलेगा। कोई बोलेगा 8 से 10 ग्लास, कोई कहेगा 10 से 15 ग्लास और ऐसे भी महानुभाव मिलेंगे जो कहेंगे 8 से 10 लीटर लीटर पानी पीना चाहिए। ये बिल्कुल इसी कारण से हम रोग इनवाइट कर रहे हैं। हमारे मेडिकल बुक्स में भी ये लिखा है, हमारा जो वाटर इनटेक है ना वो होना चाहिए जितना आपका बॉडी वेट है, उसको आप 2 से डिवाइड कर दो। ऐसे मान लो मैं जैसे आपका 80 केजी बॉडी वेट है, तो आप उसको 2 से डिवाइड कर 40 दीजिए, हो गया। 40 हो गया। 40 आउंस पानी
1 आउंस बराबर 29 ml, तो 30 ml मान लो, तो 1.20 लीटर आपका वाटर इनटेक होना चाहिए। बस। इसमें भी मैं सुधार कर रहा हूँ, हम्म। वाटर इनटेक नहीं, टोटल फ्लूइड इनटेक। आप जो चाय, कॉफ़ी और रसेदार सब्जी, इसमें जो वाटर इनटेक है, आप रसीले फल खा रहे हैं, उसमें उसका में भी 90, खीरा खा रहे हैं तो 95% पानी है, उस पानी को भी कैलकुलेट करेंगे। और अगर आप दिन भर में 1 या 2 गिलास पानी पीते हैं और ये सारी चीज़ें भी खा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आप पर्याप्त पानी पी रहे हैं। जब आपकी शरीर को पानी की आवश्यकता होगी, तब पानी खुद मांगेगा आपका शरीर। जैसे आप स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, वॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो ऑटोमेटिकली शरीर जो है 2 ग्लास की बजाय दिन भर में हो सकता है 3 ग्लास पानी मांग ले या 4 ग्लास पानी मांग ले। तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो कॉर्पोरेट में वो जो एक 8 लीटर का डब्बा लेके आते हैं और उस पे वो कैलकुलेट भी करते हैं कि इतना पानी पीऊंगा मैं? सुधर जाओ। आपको मेरे ऑफिस में दिखाऊंगा अभी, इतनी बड़ी बड़ी जार पड़ी, मैं कहाँ से लाया? बोलो सर ये बेस्ट रहता है, मतलब ये नया नया प्रोडक्ट है मार्केट में, आपको पता रहेगा। मैंने देखा है अभी कंपनी बहुत बड़ी है, वहाँ पे लगभग 200 लोग बैठे हुए हैं, तो मैं तो कहूँगा कि इसके बाद एक लेक्चर हमारा उनके बीच में होना चाहिए। बिल्कुल, अभी रखाते हैं, अभी अभी इस जस्ट पॉडकास्ट के बाद रखाएंगे सर। जो क्रोनिक पेन डिसीज से अभी गुजर रहा है राइट नाउ और हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, हमारी बात वहां तक पहुंची है, उसको सबसे पहले एक्शन क्या लेना है अभी सर बताइए। देखिए, सबसे पहले उसको एक्शन लेना है कि वो उसको समझना है कि इसके नॉन सर्जिकल ऑप्शंस हैं। डिफ़ॉर्मिटीज़ करेक्ट की जा सकती हैं। सभी जॉइंट जितने होते हैं वो मसल्स, लिगामेंट्स और टेंडन से ही सपोर्ट में होते हैं। तो अगर हम सॉफ्ट टिश्यूज़ पे काम करते हैं, जैसे ही हम उनका स्पैज़्म रिलीज़ करते हैं, जैसे ही क्रॉनिक टेंशन रिलीज़ करते हैं, तो हड्डियों का ये नेचर होता है कि वापस वो अपनी जगह पे आने लगती हैं। तो 85% से भी अधिक ऐसे पेशेंट्स जिनको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी डॉक्टर्स ने एडवाइस की है, अगर ये होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम फॉलो करते हैं, तो वो बहुत आसानी से नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से बच सकते हैं, बच जाते हैं। दूसरा, ऐसे पेशेंट जिनको स्लिप डिस्क सियाटिका के कारण एक्सक्रूशिएटिंग पेन है, लो बैक पेन है या रेडिएटिंग पेन है, नंबनेस है, टिंगलिंग है, उनको समाधान नहीं मिल रहा है, तो बहुत ही सिंपल टेक्निक जो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कमर की जो लंबर जो मसल्स हैं, उनके स्पैज़म को रिलीज़ करके उसको डीकम्प्रेस कर देते हैं। जैसे ही डीकम्प्रेस करते हैं, वैसे ही जो डिस्क का यूनिक स्ट्रक्चर होता है, स्पॉन्जी होती है वो, वैसे ही वो रीहाइड्रेट होके वो जो बल्ज पार्ट है, जिससे नर्व रूट पे प्रेशर पड़ रहा है, वो प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। तो बहुत आसानी से सारे पेशेंट स्लिप डिस्क के, अगर बहुत एडवांस स्टेज में अगर यूरिन और बावल इनकॉन्टिनेंस नहीं है, तो वो सारे के सारे पेशेंट इस करेक्टिव प्रोग्राम को रिस्पॉन्ड करते हैं और ठीक हो जाते हैं। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बहुत ज़िम्मेदारी से, एज़ ए डॉक्टर, नॉट एज़ ए झोला छाप, मैं आज आपसे एज़ ए डॉक्टर बात कर रहा हूँ। ये मैसेज इसलिए नहीं है कि इसके पीछे कोई फाइनेंशियल मोटिव है। ये मैसेज इसलिए है कि आपके अपने घुटने बचाए जा सकें। जीवन भर आप अपने घुटनों के साथ चल सकते हैं। आप स्पाइनल सर्जरी से बच सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया जैसी जो कंडीशंस, जिनके लिए आपको इम्यूनोसप्रेसेंट, स्टेरॉइड्स जैसी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, जिनके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनको बहुत ही आसानी से उनकी मेटाबॉलिज़्म करेक्ट करके और जो फूड एलर्जेंस हैं, उनको हटा के, बहुत आसानी से उनको रिवर्स करके और 100 टाइम्स बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ़ दी जा सकती है। एक सर मेरे को दूध की बात मेरे को थोड़ी सी बता, अब जैसे दूध पीते हैं तो बोलते हैं कि दूध पीने से थोड़ी हड्डियां मजबूत होती है। फिर मैं तुमसे पूछूँगा, हाँ पूछो सर। एक बात बताओ, इंसान के अलावा कौन-सा जानवर है जो दूध पीता है? मतलब अब जब पैदा होता है तब अपनी माँ का दूध पीता है। इसके अलावा जब वो बड़ा हो जाता है, तो ऐसा कौन-सा जानवर है इंसान के बच्चे के अलावा जो दूसरे का हिस्सा पी जाता है, बताओ? नहीं पीता है ना? कोई नहीं है। इस बात को भी नोट कर लो, ये भी कंट्रोवर्सी पैदा कर सकती है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं पंजाब के लोग तो बहुत दूध पीते हैं, हरियाणा के लोग तो बहुत दूध पीते हैं। अरे पंजाबियों, अरे हरियाणियों, मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, तुम दूध छोड़ के देखो, तुम्हारी आधी बीमारियां ऐसे ही दूर हो जाएंगी। दूध छोड़ने से बीमारियां दूर हो जाती है सर? दूध छोड़ के आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। दूध छोड़ के आप ऑस्टियोपोरोसिस अपना ठीक कर सकते हैं। ये मिथ है कि दूध में कैल्शियम मिलता है। आज आप अपना कैल्शियम करवा लो, ठीक है ना? और खूब दूध पियो। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। इसके बाद 6 महीने बाद अपना कैल्शियम फिर से सीरम कैल्शियम करवाइए। फिर देखिए
आपका कैल्शियम बढ़ता है या घटता है। दूध एक बहुत ही हाईली एसिड प्रोड्यूस करने वाला फूड है, जो आपके कैल्शियम को बढ़ाता नहीं है, बल्कि बोन से और मसल से कैल्शियम को बाहर निकालता है, लीच आउट करता है। तो दूध पीने के कोई भी एडेड एडवांटेज नहीं है, ये मान लीजिए। दूध छोड़ के देखिए, मेरे बच्चे एक भी बूंद घर में दूध नहीं पीते हैं। अगर दूध इतना ही उपयोगी होता है ना, तो मैं भी पिलाता। आप दूध छोड़ के देखो, आपको बहुत बहुत मतलब अच्छा फील होना शुरू होगा। कौन सी एज तक दूध पीना चाहिए सर, ये बता दो। जब तक मेरी माँ दूध देती है, तब तक ही दूध पीना बस। चाहिए। जब तक बच्चे की माँ उसको अपना ब्रेस्ट फीड करवाती है, बस उसी एज तक दूध दूध पिलाना है बच्चे को। पर जितनी माँ भी, जो बच्चे स्कूल जो 4th 5th 6th क्लास 7th 8th स्टैंडर्ड में जो बच्चे जा रहे हैं, सबको दूध बिना पिले तो स्कूल भेजा नहीं जाता है। स्कूल से आते ही दूध पिलाया जाता है, रात में दूध पिलाया, सोने के टाइम का बेड टाइम पे दूध का प्रैक्टिस बना हुआ है पूरे इंडिया में कि बेड टाइम दूध होना ही चाहिए। ये दूध बेचने की मार्केटिंग, मिल्क प्रोडक्ट्स बेचने की मार्केटिंग। आज आपको मैं बता दूं, डेनमार्क में जितनी वहाँ गायें हैं, उससे कम वहाँ इंसान है, ठीक है? और वहाँ पे जो दूध पैदा होता है पूरी दुनिया में, वो और जो बचता है ना, वो कंज्यूम नहीं करते हैं, समुद्र में फुकवा देते हैं। पर डॉक्टर तो बोल रहे हैं सर कि दूध में बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है। हाँ, तो डॉक्टर को बोलो कहाँ पढ़ाया गया है आपको? किसी मेडिकल साइंस में कहीं नहीं, बुक नहीं, में नहीं कहीं नहीं, लिखा हुआ कुछ है नहीं। कि और सुनिए, जो आप पढ़ते भी हैं ना, वो जो है एक मार्केटिंग के तहत वो लिखवाया जाता है, मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है ना? जिस दिन मार्केटिंग के तहत, जैसे हिंदुस्तान में सरसों के तेल को ऑलिव ऑयल ने रिप्लेस कर दिया ना, एक मार्केटिंग ही तो की गई ना। सरसों का तेल का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है ना। जो जो सरसों के तेल में गुण हैं, उससे कहीं कम हमारे ऑलिव ऑयल में है। तो जितना भी हमारे जो एलीट है, उसने ऑलिव ऑयल यूज़ करना शुरू कर दिया। तो आप बताओ, मूंगफली का तेल ज्यादा अच्छा है या सरसों का तेल ज्यादा अच्छा है? नहीं, मूँगफली का तेल भी उतना ही अच्छा है जितना सरसों का तेल अच्छा है, लेकिन रिफाइंड नहीं होना चाहिए। रिफाइंड नहीं हो रहा है। रिफाइंड नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई भी ऑयल जो कोल्ड प्रेस्ड है, वो उसमें बराबर-बराबर गुण हैं, कुछ में कुछ कम, कुछ में कुछ ज़्यादा, लेकिन वो शरीर के लिए बेनिफिशियल हैं। वो शरीर के लिए टॉक्सिक तब हो जाते हैं जब आप उसको रिफाइनिंग प्रोसेस में ले जाते हैं। क्योंकि 3 स्टेजेज़ में रिफाइनिंग की जाती है ना, उसको अलग-अलग टेम्परेचर पे हीट अप किया जाता है। ऐसा मैंने सुना है कि 350 डिग्री तक भी तेल को हीट अप किया जाता है। एक छोटा सी पॉइंट, मैंने सर एक पॉडकास्ट किया था, उनमें डॉक्टर सर आए थे, उन्होंने बोला था कि काजू बादाम पिस्ता ये आपका पेट खराब कर देते हैं। तो कितनी सच्चाई है इस बात मुझे में? कोई कमेंट नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। अब मैं पढ़ूँगा इसके बारे अच्छा ठीक है, इस बारे में पढ़ लेना। अच्छा, जिसको जॉइंट पेन है अभी, ठीक है, उसको कौन सा ऐसा फूड है जो अभी छोड़ देना चाहिए सबसे पहले तो? सबसे पहले तो दूध छुड़वा दो, हाई कैलोरी फूड छुड़वा दो, जिससे उसका वेट कंट्रोल हो जाए। ये 2 चीज़ें उसको सबसे पहले छोड़ देनी चाहिए, और भोजन में उसके फल, सब्जियों की मात्रा बढ़वा दीजिए, ठीक है ना? ये सबसे पहले। अगर गेहूँ का रिप्लेसमेंट हो सके, तो मोटे आटे की रोटी खाना शुरू करें। और अगर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है कि अगर आपको रोटी खानी है तो रोटी खाइए, चावल खाना तो चावल ही खाइए। रोटी और चावल को कंबाइन मत करिए, क्योंकि उससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जब हम रोटी और चावल एक साथ खाते हैं, उनका अलग-अलग समय पे पाचन होता है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो ये मोटी-मोटी सी एडवाइस हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं डे टू डे। आप एक बात बोलते हो कि पेन इसे इट्स नॉट अ डिसीज, इट्स ए वार्निंग, इट्स अ सिम्पटम, इट्स अ सिम्पटम। इट्स अ वार्निंग सिम्पटम। थोड़ा सा इलोबरेट कर दो इस लाइन को। देखिए, पेन मैंने बताया ना, पेन क्यों है? मसल स्पैज़्म के कारण पेन है। जो हमारी नर्व एंडिंग्स हैं वो इरिटेट हो रही हैं, उसके कारण पेन है। जो हमारा टेंडन टेंशन है, उसके कारण से पेन है। तो पेन को अगर हम पेन किलर से रिलीव करेंगे तो टेम्परेरी आराम मिलेगा ना। हम मसाज करके उसको रिलीव करने की कोशिश करेंगे तो टेम्परेरी रिलीफ मिलेगी ना। तो हमें स्पैज़्म रिलीज़ करना है, हमें टेंशन रिलीज़ करना है, हमें जो बोन्स हमारी नर्व एंडिंग्स को इरिटेट कर रहे हैं उनको ऑफलोड करना है, अनट्विस्ट करके। तो ये डायरेक्ट अप्रोच हुई ना। दीज़ आर नॉट द पेन रिलीविंग टेक्निक्स, बट दीज़ आर द डिज़ीज़ मॉडिफाइंग टेक्निक्स। आपकी डिज़ीज़ मॉडिफाई हो जाएगी तो पेन ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आपको किसी पेन किलर की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि 90% पेशेंट्स विदिन अ मंथ, जैसे ही हम उनको करेक्टिव प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, उनके चाहे वो दिन में 3 बार क्यों ना पेन किलर्स ले रहे हों, 90% पेशेंट्स 1 महीने के अंदर सारे के सारे पेन किलर्स छोड़ देते हैं। वॉकर्स छोड़ देते हैं, स्टिक छोड़ देते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना-जाना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज़ द पावर ऑफ करेक्शन, दिस इज़ द पावर ऑफ करेक्शन ऑफ डिफ़ॉर्मिटीज़।
अगर हमें नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक करना है तो उसके कारण हुई डिफॉर्मिटीज को हमें नॉन सर्जिकली ठीक करने की आवश्यकता है। चॉइस है, इफ यू वांट टू गो फॉर सर्जरी तो ऑप्शन खुला है। मुझसे पूछ लो आप, क्या इसे क्या करना चाहो। मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि आप हमारे पास आओ। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको सर्जरी नहीं करवानी है, देन आई एम द ऑप्शन, ठीक है ना? अदरवाइज तो सर्जरी भी नहीं, कर रहे हैं मैं तो खुद इस बात में 100%, मतलब मैं किसी की तारीफ नहीं करता, कुछ नहीं बोलता, मैं तो एकदम जेन्युइन बात पे बोलता हूँ, क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो मैंने तो फील किया चीज़। मेरे को तो सर्जरी बोल दिया था कि आप ही लेट जाओ, अभी कर देते 5 मिनट में। मैंने बोला सर मैं नहीं कराऊंगा, कुछ भी हो जाए। वो जो करेक्टिव जिन्होंने मेरे को ठीक किया, मतलब टाइम लगा, मतलब बहुत टाइम लगा, 6-7 महीने लगे उसको ठीक होने में। कई बार बॉडी खुद को रिजॉल्व कर लेती है ना, मतलब उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, आप ठीक हो गए बॉडी खुद को। लेकिन हम उसके साथ एक्टिवली आपको एक्टिव प्रोग्राम दे देते ना, जिससे स्पैज़म रिलीज कर देते, उसको डीकम्प्रेस कर देते। तो जो काम आपका 3 महीने में होना था वो आपका 7 दिन में हो सकता था या 3 दिन में भी हो सकता था, क्योंकि एक्यूट इलनेस थी ना। तो मैं इसमें बिलीव रखता हूँ पूरा 100% की बॉडी अपने आप को हील करती है, चीज़ें ठीक होती है। एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं घोड़े से गिर गया था सर, मेरा हाथ टूट गया, मतलब ये जैसे बाहर निकल गया हाथ, तो मेरे को लगा ये क्या हो गया। तो मैंने उसको जोर से झटका मारा, और जब उस टाइम तो नहीं टूटा था, जब मैंने उसको वापस झटका मार के ठीक किया, तब उसमें शायद एक बोन में क्रैक आ गया। तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने बोला ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। मैंने बोला सर धन्यवाद आपका, मेरे को इसको प्लास्टर बांध दो, मेरे को पता है ठीक हो जाएगा। तो मेरे को देखता है ऐसे, तो आपको पता ही है अभिषेक जी। मैंने बोला आप अभी ऑपरेशन करोगे पर कोई गारंटी नहीं ले पाओगे। बोले नेचुरली भी हील होगा, तो प्लास्टर बंदा 45 दिन का ठीक हो गया। आपको पता है ना कि बॉडी हील्स इटसेल्फ, बट प्रोवाइडेड अंडर फेवरेबल कंडीशन। जैसे आपने बताया कि आपका ये ठीक हो गया, ठीक तब हो गया ना जब आपने उसको इमोबिलाइज किया, प्लास्टर लगाया ना, फेवरेबल कंडीशन दी ना। अगर आप कहते कि नहीं यार ये अपने आप ठीक हो जाएगा, ये प्लास्टर नहीं लगाएंगे, ठीक है, हील तब भी होता, लेकिन हड्डी आपकी अप्रोक्सीमेट नहीं होती। एक हड्डी ऐसे जुड़ जाती, एक हड्डी ऐसे जुड़ जाती। तो बॉडी हील्स इटसेल्फ प्रोवाइडेड यू गिव अ फेवरेबल कंडीशंस टू हील, है ना? इन द फॉर्म ऑफ राइट फूड, इन द फॉर्म ऑफ राइट लाइफस्टाइल, तो बॉडी हील हो जाती डॉक्टर है। से इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल और धांसू सवाल है बिल्कुल। कि जॉइंट पेन इंडस्ट्री के अंदर कौन सा सबसे बड़ा स्कैम है जो सब छुपाते हैं और कोई बताता नहीं है। ये सभी को रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है और रिप्लेसमेंट ही आखिरी ऑप्शन है। रिप्लेसमेंट के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, और अगर कोई ऐसा दावा करता है तो वो एक झोला छाप डॉक्टर है, ये भी तो एक स्कैम है। जैसे मैं अच्छा खासा जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर का ग्रेजुएट हूँ, और मुझे जब मैंने ये काम स्टार्ट किया, क्लेम करना शुरू किया कि बिना रिप्लेसमेंट के आपकी स्पाइन बच सकती है, बिना रिप्लेसमेंट के आपके घुटने बच सकते हैं, आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस रिवर्स हो सकता है, आपका फ्रोजन शोल्डर ठीक हो सकता है बिना सर्जरी के, तो लोगों ने मुझे झोला छाप बोलना शुरू कर दिया। तो अब उसके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। एक और सवाल का जवाब दो सर, लास्ट में को दिमाग में आ रहा है कि मतलब जैसे रिप्लेसमेंट तो करा दिया, अब डॉक्टर बोलते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा, वो क्योंकि वो हर अब जब भी आएंगे तो पैसा लेंगे, तो बहुत लंबा ट्रीटमेंट हो जाता है। तो क्या वास्तव में जाना चाहिए उनके पास में। नहीं, देखिए, रिप्लेसमेंट के बाद तो फिजियोथेरेपी मैंडेटरी है। अगर रिप्लेसमेंट होने के बाद फिजियोथेरेपी नहीं करवाएँगे, तो रिप्लेसमेंट भी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि काट-छाँट होती है ना। तो जो जॉइंट को उसको मोबाइल करने के लिए, मसल्स जो हमारी नी जॉइंट को सपोर्ट देने वाली है, उनको एक्शन में लाने के लिए जो फिजियोथेरेपिस्ट मूव करवाता है। इट्स सिर्फ फिजियोथेरेपी नहीं, मेरे ख्याल से आई एम नॉट द राइट डॉक्टर टू कमेंट अपॉन, ठीक है ना? लेकिन चूँकि हमारे पास इस तरीके के पेशेंट रेगुलरली आते हैं, तो मैं जानता हूँ, नी रिप्लेसमेंट सर्जन ना होने के बाद भी मैं जानता हूँ कि उसके जो है प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, उसके बाद क्या होता है, वो क्यों फेल होता है, किन लोगों को रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं करवानी चाहिए, किन लोगों की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ज़बरदस्ती कर दी गई है। कई लोगों की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, इसके बाद भी उनको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कर दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर पॉडकास्ट में आने के, काफ़ी एक्साइटिंग बातें हो गई हमारी। हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, ऐसा लगता था 4-5 घंटे का पॉडकास्ट भी बना सकते हैं। बट थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन द शो, मज़ा आ गया।